असम पर टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल नंबर आ गया है। आपको बताते हैं असम में एनडीए को 102 सीटों का अनुमान है, यानी यहां पर भी एक्सिस माई इंडिया के बाद टुडेज चाणक्य का भी अनुमान है कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो वापसी कर रहे हैं, सरकार फिर से बना रहे हैं और अच्छी खासी सीटें लाते हुए दिख रहे हैं। अब जैसे ही बीजेपी का इसमें ब्रेकअप मिलेगा हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस गठबंधन को 23 सीटों का अनुमान है, यानी कुल मिलाकर जो एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल था उसी के तर्ज पर यहाँ पर लेकिन आप देखिए कि कांग्रेस की जो हालत है, पिछली बार अपने दम पर 27 सीट लाए थे और इस बार लग रहा है कि 23 पर अगर पूरा उनका कुनबा अटक रहा है तो ये अपने आप में और पतन दिखा रहा है। और ये बात दिख भी रही थी क्योंकि जो भी बंगाल जो असम कवर करने गए थे उनको साफ दिख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और जो वहां पर लोकप्रियता है हेमंत बिस्वा शर्मा की, बीजेपी की, बैक टू बैक सारे पोल्स में यही चीज दिखाई देती है कि असम के भीतर कांग्रेस सत्ता से पहले से ही दूर थी। हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ अगर कम्पीट आपको करना है तो आपको पहले से गौरव गोगोई को वहां पर भेजना चाहिए था। मैं 6-7 महीने पहले गौरव गोगोई की स्वीकारोक्ति वहां के कांग्रेस में ही नहीं थी क्योंकि वो हैंडपिक्ड बाय सेंट्रल लीडरशिप। बीजेपी से नहीं लड़ रही थी, कांग्रेस से ही लड़ रही थी। और यही कहा जाता है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी वहां खुद कांग्रेस है। तो ये अलग अलग समूह में देखिए कैसे वोटिंग हुआ है। टुडे चाणक्य कहता है कि मुस्लिम समुदाय का 66% वोट कांग्रेस को, 14% बीजेपी को पड़ा है। शेड्यूल कास्ट का 68% बीजेपी को, 27% कांग्रेस को। ओबीसी समुदाय का 69% बीजेपी को, 23% कांग्रेस पार्टी को और शेड्यूल ट्राइब यानी आदिवासियों का 63% बीजेपी को, 26% कांग्रेस को यहां पर वोट पड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, वोट परसेंटेज में भी जब आप देखेंगे तो 50% से ज्यादा वोट का अनुमान बीजेपी, क्योंकि 50% ±3 उन्होंने लिखा है, तो आधा वोट अगर 50% वहां पर बीजेपी छूती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है पिछली बार के ही करीब है, 38% के आसपास उनको वोट परसेंट मिलता हुआ दिख रहा है और 12% अदर्स को। लेकिन इसी के साथ साथ बदरुद्दीन अजमल का जिक्र नहीं है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस एनालिसिस में भी सीटें उनको नहीं के बराबर, एक सीट सिर्फ अदर्स में दिखाई दे रहा है। तो अदर्स में बदरुद्दीन अजमल इस बार अपने दम पर लड़ रहे हैं, तो मुमकिन है कि एक सीट, हालांकि उसमें भी 0 to 1 है, -1 का उन्होंने रेफरेंस दिया है। तो कुल मिलाकर असम में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से वहां पर अपने दम पर इस बार, क्योंकि इस बार उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया गया था, इस बार पूरा कैंपेन उन्होंने संभाला था, इस बार जिस तरह से वो विपक्ष के खिलाफ बहुत आक्रामक हुए थे उन सबको जनता की मुहर लगती हुई दिख रही है। और अगर ये नतीजे नहीं है, ये टुडेज चाणक्य का अनुमान है, अभी 4 तारीख का इंतजार करना है, 3 दिन बाकी है, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस गठबंधन 23 पर सिमटती हुई दिख रही है, पूरे गठबंधन को 23 सीट। एक बड़ी बात इसमें नजर आती है, अगर ये टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल सही है तो इस बार हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीट अपनी कायम रखी है, वो तो रखी है, लेकिन उसके साथ साथ एनडीए का वोट शेयर भी वो 50% तक लेके जा रहे हैं अगर ये सर्वे सही निकलता है तो। जबकि कांग्रेस गठबंधन सिर्फ जो उनका ओरिजिनल वोट शेयर है उतना ही वो कहीं ना कहीं उस पर कायम रहते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क इस एग्जिट पोल से नजर आता है, यानी कंसोलिडेट करके उसके ऊपर ज्यादा वोट शेयर अपने पास खींचते हैं। अजय आलोक जी, इसमें बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर तो है नहीं, ये माना ही जा रहा था कि वहां पर आप मजबूत है, हेमंता मजबूत है। देखिए अंजना जी, तीसरी बार लगातार अगर हम वहां सरकार बनाने जा रहे हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक है, और ये सिर्फ असम की कहानी नहीं है। गुजरात हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, कितने राज्य हैं जहां हमने लगातार सरकारें बनाई हैं। उसका कारण है जनता का विश्वास और डिलीवरी, गुड गवर्नेंस। आम जनता को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, राजनीति हम ही 8-9% करते हैं। अगर आप पूरे देश के राजनीतिकों को निकालिएगा, सारे पार्टियों के प्रमुख राजनीतिक दल नेताओं को निकाल दीजिएगा तो 10,000 भी नहीं क्रॉस करेगा। लेकिन ये 10,000 में से कुछ हजार जो हमारे साथ हैं वो किस ढंग से परफॉर्म करते हैं, किस ढंग से डिलीवरी करते हैं, ये जनता का विश्वास लेता है। असम में हम 0 थे भाई, पहली बार जब सरकार बनाई उसके पहले हमारा वजूद नहीं था। त्रिपुरा में वही हाल था। नॉर्थ ईस्टर्न के सारे स्टेट देखिए। हम कह रहे हैं कि हम बंगाल में आएंगे, उसका कारण क्या है? क्योंकि बंगाल के बगल में लोग देख रहे हैं कि असम कैसे से कैसे प्रगति किया, बिहार में कैसे रोड बन गए। दिनाजपुर से आप बिहार क्रॉस कीजिए, रोड की क्वालिटी में अंतर देखिए, 4 लेन वहां दिखता है, यहाँ 2 लेन दिखता है। और सिर्फ शिकायत करने के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए कि चुनाव का क्या है। अभी शशि शेखर जी ने बहुत अच्छी बात कही
कि जिस ढंग से चुनाव हुए उसका आफ्टर रिजल्ट क्या होगा हम एंटिसिपेट कर चुके हैं, और इसीलिए गृह मंत्री जी ने कहा है कि 60 दिनों तक सीआरपीएफ रहेगी। बिल्कुल पोलराइज चुनाव था। जिस ढंग से ममता दीदी या उनके लोग कहर कर रहे थे मुसलमानों के बीच जा के, जिस ढंग से जहांगीर खान ने कहा कि सीआरपीएफ को उड़ा देंगे, यहाँ पे कोई सीआरपीएफ कुछ नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अंतिम, इस ढंग से सीआरपीएफ एक आईपीएस ऑफिसर को धमकी दी जा रही है, ठीक है, और उसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये चुनाव बताइए आप मुझे, 1967 के बाद से बंगाल में पहला चुनाव हुआ है जिसमें एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई, 92% पोलिंग हुई। क्या ये इलेक्शन कमीशन की तारीफ करने की चीज नहीं है? लेकिन चुनाव आयोग की तारीफ अभी तक मैंने मुंह से किसी के सुनी है। लेकिन ऐसा क्या है शशि शेखर दाएं बाएं घुमा के स्टेट्स अगर हम देखें, अगर ये एग्जिट पोल सही निकलता है तो बीजेपी के स्टेट्स देखिए, जैसे गुजरात के भीतर 7वीं बार वो सत्ता में आए, और 7वीं बार जब आए तो विथ वेंजेंस 150 का आंकड़ा पार करके आए। मध्य प्रदेश में बैक टू बैक उनकी सरकारें वहां पर आती है, और अनेकों राज्यों में ये शामिल हो जाएगा जहां तीसरी बार वहां वापसी कर रहे होंगे। तो ये जो प्रो इनकम्बेंसी मॉडल बनाने की कोशिश जो बीजेपी की तरफ से होती है, ये कैसे वो रिपीट कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो कारण नंबर 1, वो डिलीवरी पर पूरा ध्यान देते हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके का जोर वो देते हैं वो लोगों को विजिबल होता है, दिखाई पड़ता है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह सड़कें बन रही हैं, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, और जिस तरह यहाँ पर व्यापार बढ़ रहा है, उससे मैं खुद भी इतने साल उत्तर प्रदेश में गुजारने के बाद मुझे अच्छा लगता है, और अब शर्म नहीं आती कहने में कि मैं उत्तर प्रदेश वाला हूँ। वो बीमारू स्टेट नहीं रहा। दूसरी बात, या मैं किसी पार्टी की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, आंकड़े गवाह हैं। दूसरी बात, वो पॉलिटिक्स और हुकूमत को मिलाते भी और अलग भी रखते हैं। उनका सारा जोर होता है दुश्मन को तोड़ने पर, प्रतिपक्षी को तोड़ने पर। वो सिर्फ चुनाव के वक्त उसे नहीं तोड़ते हैं, वो या तो उसे तोड़ते हैं या उसे डाइल्यूट करते हैं, या निगल जाते हैं, डाइल्यूट करते हैं ताकि वो उतना कड़वाहट उसमें न रहे। तीसरी बात, वो उनके अंतर विभेदों को बहुत आराम से भुनाते हैं। मायावती जी जो उम्मीदवार खड़े करती हैं वो भाजपा को नुकसान पहुंचाते हैं या समाजवादी पार्टी को, सिर्फ रिकॉर्ड उठाइए, सारा फैसला आपके सामने आ जाएगा। चौथी बात, वो वर्गीकरण बहुत साफ करते हैं, ये हमारा मतदाता है, ये हमारा मतदाता नहीं है। वो उनका बहुत साफ है कि अमुक के वोट मुझे नहीं चाहिए, अमुक के वोट चाहिए, तो जिनके नहीं चाहिए मुझे उन पर समय नहीं खराब करना है, लेकिन जिनके चाहिए उनको मैं जोड़ूंगा। और आखिरी बात, वो पूरा जोर महिलाओं पे लगाते हैं। उनको मालूम है ये एक ऐसा वोट बैंक है जो कि उनको छोड़कर नहीं जाएगा। और नरेंद्र मोदी की सारी सफलता को आप देख लीजिए, स्टेट दर स्टेट महिलाएं उनके साथ खड़ी रहती हैं। नीतीश कुमार खड़े रहे तो महिलाओं के दम पर खड़े रहे, ममता बनर्जी भी यही करती आई हैं। तो वो एक ऐसे वोट बैंक को फिक्स करते हैं और उस पर वो निरंतर काम करते रहते हैं। आशुतोष का हाथ तुरंत ऊपर गया था, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, पिछली बार 16 सीट लेकर बदरुद्दीन अजमल आए थे, और अगर सेंचुरी बीजेपी बना रही है इस अलायंस में, तो आप समझिए कि बहुत बड़ी कामयाबी है। पिछली बार 60 सीटें आई थी बीजेपी की, अगर 102 हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बीजेपी प्लस है, लेकिन हाँ, ये बीजेपी प्लस। अगर आप देखिए, असम गण परिषद का भी शेयर होगा, और उसके साथ एक मैंने कहा ना कि दोस्तों को मजबूत करते हैं और जिनके वोट नहीं चाहिए उसको कमजोर करते रहते हैं लगातार। इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, बस इतना ही है।